वेल बाबा लोग कैसे हो। एपिसोड 4 ऊपर से देखो तो फुल द बॉयज वाली वाइब आती है, फनी गोर और विलेनी, मतलब एकदम पैसा वसूल। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक स्लो फिलर है तो थोड़ा रुक के सोचो, क्योंकि सरफेस पे ये स्लो जरूर है लेकिन अंदर ही अंदर पूरा गेम शिफ्ट हो रहा है। The shit show is on. और सबसे डेंजरस बात, इस बार फाइट बाहर के एनिमीज से नहीं है, अंदर के जानवर से है। और यही इस एपिसोड की असली वार्निंग है। फाइनल वॉर से पहले हीरोज खुद अनस्टेबल हो चुके हैं। तो चलो करते ब्रेक डाउन एपिसोड 4 का, क्योंकि काफी हिडन क्लूज ये अपने साथ कैरी करता है फॉर द फ्यूचर स्टोरी। वेल, सबसे पहले बात करते हैं होमलैंडर की, क्योंकि जो शिफ्ट यहाँ हो रहा है वो छोटा नहीं है। पहले होमलैंडर को कंट्रोल चाहिए था, अब उसे बिलीफ चाहिए। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। कंट्रोल टेम्पररी होता है, बिलीफ परमानेंट होता है। जब लोग तुमसे डरते हैं तो वो अपोज करने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन जब लोग तुम्हें मान लेते हैं तो वो फॉलो करने लगते हैं। तब सिस्टम तुम्हारे हाथ में होता है, तुम सिस्टम खुद बन जाते हो। और यही होमलैंडर का साथ हो रहा है। यही तो वो चाहता है, भगवान बनना। उसके आसपास के लोग, जो उसकी टीम है, उसके एडवाइजर्स हैं, वो एक्चुअली उसके साथ नहीं है। वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। उसके डर से उसकी कुछ भी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। फेक स्माइल्स, कंट्रोल्ड रिएक्शंस और हर सेकंड एक डर कि अगर गलत रिएक्शन दे दिया तो नेक्स्ट टारगेट वो खुद बन जाएंगे, जो फायर क्रैकर की एक्सप्रेशन में साफ साफ देखने को मिला हमें। सो ये एक क्लासिक डिक्टेटरशिप पैटर्न है। कॉमिक्स में भी होमलैंडर डेंजरस था, लेकिन शो ने उसे एक कल्ट लीडर प्लस पॉलिटिकल सिंबल बना दिया है। और अगर ये ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू हुई तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहेगा, एक आइडियोलॉजी बन जाएगा। अब फायर क्रैकर की बात करें तो इसका रोल सरफेस पे छोटा लगता है, लेकिन नैरेटिव में इसका वेट काफी हाई है। जब उसे होमलैंडर का मैसेज स्प्रेड करने को बोला जाता है पूरी दुनिया के सामने, तो वो रेसिस्ट नहीं करती, वो क्वेश्चन भी नहीं करती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है चुपचाप। और वही उसका ब्रेकिंग पॉइंट है। ये लाउड बिट्रेयल नहीं है, ये एक साइलेंट सरेंडर है। और यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, द बॉयज यूनिवर्स में पावर के आसपास रहने वाले लोग या तो करप्ट हो जाते हैं या फिर ब्रेक हो जाते हैं। फायर क्रैकर का फेस, उसके एक्सप्रेशंस, वो क्लियरली दिखाता है कि उसने अपनी मोरालिटी ट्रेड कर दी है, जो होमलैंडर का दिल जीतने के लिए कुछ भी कर रही है। सो ऐसे कैरेक्टर फ्यूचर में या तो कंप्लीटली लॉयल पपेट बनते हैं या किसी एक मोमेंट पर सब कुछ तोड़ देते हैं। और अगर फायर क्रैकर फ्लिप करती है तो वो होमलैंडर का सिस्टम के अंदर से ही उसे डैमेज कर सकती है आसानी से। और इस रेसिस्टेंस में वो होमलैंडर के हाथों एट द एंड मारी भी जा सकती है। लेकिन फायर क्रैकर मरने से पहले अंदर से होमलैंडर को तोड़ने का काम भी कर सकती है, जो कि अपनी हीरो गैंग के लिए इजी हो जाएगा होमलैंडर को हराने के लिए। ये वही पैटर्न है जो ए ट्रेन का था। लास्ट में बैक ऑफ किया और होमलैंडर को अंदर से हिला के चला गया। बाकी अब बॉयज टीम की बात करें, इस एपिसोड को देखने के बाद इस टीम की चिंता हो रही है मुझे फ्यूचर आर्क के लिए, क्योंकि ये लोग अब एक पावरफुल टीम नहीं लग रहे हैं। ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में खड़े हैं, सिर्फ एक कॉमन एनिमी की वजह से टेम्पररली साथ हैं, वरना कब का अलग हो जाते। ह्यू ही जब V1 के बारे में एक्सप्लेन करता है तो वो सिर्फ एक्सपोजिशन नहीं है, वो एक साइन है, साइन ऑफ डिले। जब सिचुएशन ओवरवेलमिंग होती है तो लोग क्या करते हैं, वो प्लान बनाते हैं, डिस्कस करते हैं और एक्शन पोस्टपोन करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। और यही रीजन है कि टीम में फ्रिक्शन बढ़ रहे हैं। हर कोई अपना ट्रॉमा के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, ना कि टीम के हिसाब से, जो कि इस टीम का एंड गेम केओस एक बार के लिए उसकी झलक हमें यहाँ देखने को मिल चुकी है। ह्यू ही और फ्रेंची उस V1 की मदद से अपनी अपनी बंदी को बचाना चाहते हैं, यस, पर मदर्स मिल्क एंड बुचर पूरा सूप जेनोसाइड चाहते हैं। और एंड गेम में यही वल्नरेबल पॉइंट फिर से एक्टिव होगा, पॉसिबिलिटी है। बाकी फिर आता है फोर्ट हार्मनी के बारे में, और यहाँ से एपिसोड का रियल लेयर ओपन होता है। ये जगह सिर्फ क्रीपी नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन पॉइंट है। जो तुम हो वही यहाँ दिखाई देगा। अगर तुम्हारे अंदर डाउट है वो एम्पलीफाई होगा, अगर तुम्हारे अंदर एंगर है वो एक्सप्लोड होगा, जो दिखा हमें। और अगर ट्रस्ट वीक है तो वो टूट जाएगा, ये भी दिखा हमें। लेकिन द बॉयज का ट्विस्ट सिंपल है, यहाँ कोई एक्सटर्नल ईविल नहीं है, कैरेक्टर ऑलरेडी ब्रोकन है। फोर्ट हार्मनी बस उन्हें एक्सपोज कर रहा है और इसी वजह से टीम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है। ये सिर्फ एक लोकेशन इफेक्ट नहीं है, ये सिंबॉलिक है। फाइनल सीजन में हर कैरेक्टर अपनी रियल आइडेंटिटी में आएगा। नो मास्क, नो फिल्टर, ओनली रियल वर्जन ऑफ देमसेल्फ। एक तरफ हम सभी का दिल जरूर टूटेगा, क्योंकि हमारे चहीते हीरोज ऐसे ही लड़ते देखने को मिलेंगे एट द एंड, जैसे हमें यहाँ देखने को मिले। उसकी एक झलक, जो कि अब मुझे ये डर लग रहा है कि साला बॉयज टीम को होमलैंडर और सोल्जर बॉयज से कम खतरा है, बल्कि इनको खुद से ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि ह्यू ही और फ्रेंची अपनी बंदियों को जरूर बचाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। नाउ टॉक अबाउट सोल्जर बॉय। सो यहाँ क्वाइटली एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मोमेंट मिलता है। नॉर्मली वो कॉन्फिडेंट रहता है सोल्जर बॉय, लेकिन V1 की बात आते ही वो हेजिटेट करता है। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट उसे डिस्टर्ब जो करता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, सो उसका ट्रॉमा फोर्सफुली एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस हिंट देता है।
और ये सब्टल स्टोरी टेलिंग ही उसे पावरफुल बनाती है। कॉमिक्स में सोल्जर बॉय एक सटायरिकल कैरेक्टर था, लेकिन शो ने उसे एक लेयर्ड डैमेज्ड इंडिविजुअल बना दिया है। सो अगर सोल्जर बॉय किसी भी पावरफुल एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसका डिसीजन लॉजिकल नहीं होगा, वो इमोशनल होगा। और इमोशनल डिसीजन सबसे डेंजरस होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां वही होती हैं। जो कि फोर्थ हार्मोनी में इस बंदे को मारने के बाद सोल्जर बॉय को अंदर से ग्रीफ हो रहा था पास्ट डेज को याद करके। अब बात करते हैं रायन की। उसका एक पैटर्न क्लियर है, वो आता है, थोड़ा इंटरेक्ट करता है और फिर गायब हो जाता है। ऊपर से ये वीक राइटिंग लग सकती है, लेकिन एक्चुअली इसका पर्पस है। रायन को अभी इंटेंसली साइड पर रखा जा रहा है क्योंकि वो एक ट्रिगर कैरेक्टर है। वाइल्ड कार्ड एंट्री लेगा वो और दमदार बाउंस बैक वाली एंट्री लेगा। जब वो प्रॉपर्ली वापस आएगा तो स्टोरी का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। सिंपल बात ये है, बुचर की कहानी दो रास्तों पर है, रिवेंज या रिडेम्पशन में, और फाइनल डिसीजन रायन पर डिपेंड करेगा। अगर रायन डार्क साइड में गया तो बुचर टूट जाएगा, और अगर रायन सही रहा तो वही बुचर की लास्ट होप बन सकती है। V1 का सही इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी नहीं, इनको बचाने के लिए भी। और जहां रायन की बात आएगी तो अपनी स्टारलाइट और किमिको भी उस लाइन में आ जाएंगी। साथ में बुचर भी बचेगा या नहीं बचेगा, खैर लगता नहीं है कि बुचर को अब जीने की और इच्छा रहेगी। खैर इसका जवाब तुम देके जाना। बाकी इसी एपिसोड के बाद ये हिंट मिल रहे हैं कि सबसे पावरफुल पार्ट एनी का होगा। ये पूरा एपिसोड का इमोशनल कोर है। उसका अपने फादर से मिलना ये सिर्फ एक पर्सनल मोमेंट नहीं है, ये पूरा शो का मोरल एंकर है। जब उसके फादर बोलते हैं लोग जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारी वीकनेस नहीं है, रीजन होते हैं लड़ने का, हमारी ताकत होते हैं, जिससे मोटिव क्लियर हो जाता है कि लड़ना है और क्यों ही लड़ना है, इनके लिए लड़ना है। ये लाइन सिंपल है लेकिन इसका इंपैक्ट डीप है क्योंकि बाकी सब कैरेक्टर फियर, रिवेंज और सर्वाइवल से ड्रिवन है। एनी ही एक है जो होप से ड्रिवन है और यही उसे डिफरेंट बनाता है। सिंपल समझो, फाइनल बैटल में जो राइट और रॉन्ग की लाइन होगी ना वो एनी डिफाइन करेगी क्योंकि वही एक कैरेक्टर है जो अभी भी होप और ह्यूमैनिटी पर टिकी हुई है। अगर एनी स्ट्रांग रही तो स्टोरी में बैलेंस बना रहेगा, लेकिन अगर वो टूट गई तो फिर कोई मोरल बाउंड्रीज नहीं बचेंगी और पूरी स्टोरी डार्क डायरेक्शन में चली जाएगी क्योंकि सभी लोग, बाकी के लोग अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। कोई होमलैंडर को हराना चाहता है, कोई अपनी बंदियों को बचाना चाहता है, लेकिन स्टारलाइट पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहती है। बाकी अब बात करें V1 की, पूरा एपिसोड इसके अराउंड बिल्ड होता है और एंड में किसी को नहीं मिलता है। ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है लेकिन ये इंटेंशन है क्योंकि शो अभी पे ऑफ नहीं देना चाहता, वो टेंशन बिल्ड करना चाहता है। क्यों? क्योंकि V1 सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक टेस्ट है। जिसके हाथ में जाएगा वो डिसाइड करेगा कि हीरो बनेगा या मॉन्स्टर बनेगा, और अगर गलत हाथ में गया तो बैलेंस कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। फिलहाल के लिए V1 बॉम्ब साइट के पास होने की शंका जताई जा रही है, यही क्लू मिले हैं, और सारी गैंग 5th एपिसोड में बॉम्ब साइट को ढूंढने निकलने वाली है। एंड एट द एंड द बॉम्ब का मेटा एलिमेंट भी यही हिंट देता है कि स्टोरी रैप करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक हिडन मीनिंग ये भी हो सकती है। शो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि अब फोकस स्पेक्टिकल से ज्यादा कैरेक्टर रिजोल्यूशन पर है। बाकी अंत में सबसे बड़ा सवाल आता है, जब फाइनल फाइट होगी तो क्या डिफरेंस रहेगा होमलैंडर और बॉयज टीम में, स्टारलाइट को छोड़ के, क्योंकि सभी लोग अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। होमलैंडर खुद भगवान बनना चाहता है V1 के तहत, एंड अपनी बॉयज टीम में भी कुछ को V1 इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी बंदियों को बचा सके, अपने पर्सनल फेवर ले सके, जो भी है। क्योंकि अगर हीरोज भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं तो फिर गुड वर्सेस इविल नहीं बचेगा, सिर्फ पावर वर्सेस पावर रह जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो जीत चाहे किसी की भी हो, इंसानियत हार जाएगी बाबा। सोचो इस बारे में, क्योंकि एपिसोड 4 ने फाइट स्टार्ट नहीं करी है, उसने सिर्फ एक चीज क्लियर की है। अब आगे जो होगा वो सिर्फ वॉर नहीं होगा, वो आइडेंटिटी का कोलैप्स होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। ये था एपिसोड 4 के लिए कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपकी वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो होगी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो, फ्यूचर थ्योरी वीडियो, जहां पर हम एंडिंग को डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे और फ्यूचर के लिए आर्क सेट करेंगे, प्रिडिक्शन लगाएंगे, थ्योरी सेट करेंगे। आपके तरफ से भी कुछ अगर थ्योरीज है जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर।